को प्रणाम करता हूं। मैं मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए गया था। गुजरात में नरेंद्र मोदी, जिन्हें हमारी पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, उनके गुजरात प्रदेश ने सबसे पहले ये उपलब्धि हासिल की, जहां हर गांव में हर लोगों को बिजली उपलब्ध कराई गई है। आडवाणी ने कहा कि सबसे पहले इसका आनंद मैंने गुजरात में लिया, जहां मोदी ने 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम किया है। उनको आज देश भर का दायित्व हमारी पार्टी ने दिया है। जो कार्य गुजरात सहित हमारे प्रदेशों में हुआ है, वो पूरे देश भर में होगा। बीजेपी की ओर से पीएम पद का प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को घोषित किए जाने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में लाल कृष्ण आडवाणी ने जहां नरेंद्र मोदी की कार्य प्रणाली को सराहा, वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी को इशारों में चेताने का भी काम किया। आडवाणी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अब सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं हैं, अब वे बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। पुलिस के आग्रह पर उनकी न्यायिक अभिरक्षा अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत याचिका पर पैरवी करने देश के नामी वकील राम जेठमलानी पहुंचे, लेकिन उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को इस दिन से बहुत उम्मीद थी। उनकी पैरवी के लिए देश के नामी वकील राम जेठमलानी चार्टर प्लेन से जोधपुर पहुंचे। हालांकि राम जेठमलानी के साथ आसाराम के बेटे नारायण साईं के आने की सूचना भी थी, लेकिन वे नहीं आए। इस बीच आसाराम को सेशन कोर्ट में पेश कर दिया गया। पुलिस ने उनकी न्यायिक अभिरक्षा अवधि बढ़ाने का आग्रह किया, साथ ही तर्क दिया कि अभी मामले में आरोप पत्र पेश नहीं किया गया है। सेशन जज ने आसाराम की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 14 दिन बढ़ाने का आदेश दिया। उन्हें 30 सितंबर को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ आसाराम के स्थानीय वकील ने हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई लंच के बाद तय की गई। आसाराम की पैरवी के लिए पहुंचे राम जेठमलानी ने करीब 2.5 घंटे तक बहस की, लेकिन उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई। अब अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। पूरी तरह की उन्होंने पेन बताया है और ये जाहिर किया है कि साहब उनके फेल हो रहा है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपके जो वकील साहब है वो कोर्ट के सामने जाहिर कर देंगे। क्योंकि उनके वकील साहब अभी कारणवश कोर्ट में नहीं थे, थोड़ा सा वो मायूस हुए, लेकिन बाद में उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट का हाथ जोड़ा और कोर्ट ने जो साइन करवाए थे कि ये आपकी प्रेजेंस के हस्ताक्षर इस पर कीजिए, तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर फाइल पे किए और आगामी 30 तारीख तक न्यायिक अभिरक्षा के लिए कोर्ट ने उनकी हिरासत अवधि एक्सटेंड की है। देश के नामी वकील राम जेठमलानी ने आज हाईकोर्ट में बहस करते हुए आसाराम के खिलाफ इस मामले को झूठा और षड्यंत्र करार दिया, लेकिन वे न्यायाधीश के उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए कि आखिर आसाराम को झूठा क्यों फंसाया गया है या उनके खिलाफ साजिश क्यों रची गई है। सोमवार को कारोबार के आरंभ में ही भारतीय रुपए में सुधार देखा गया। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत 62 रुपए 50 पैसे थी। रुपए में सुधार का असर शेयर बाजार पर भी देखा गया। बीएसई का सेंसेक्स 350 अंक ऊपर खुला। डॉलर के मुकाबले लगातार पिट रहा रुपया अब लगातार मजबूत होता जा रहा है। जो रुपया हर रोज पिट रहा था, अब डॉलर को पीटने लगा है। सोमवार को कारोबार की शुरुआत ही मजबूत रुपए से हुई। डॉलर के मुकाबले रुपया 90 पैसे की मजबूती के साथ खुला। आलम ये रहा कि रुपया 4 सप्ताह के उच्चतम स्तर 62.58 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान रुपया 2 पैसे के मामूली सुधार के साथ 63.48 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। रुपए में मजबूती के साथ ही सोमवार को शेयर बाजार में भी मजबूती देखी गई। सेंसेक्स 196 अंक चढ़कर 19,929 पर रहा। वहीं निफ्टी 51 अंक चढ़कर 5901 के स्तर पर रहा। इस देश में भगवान के बाद सबसे ज्यादा सरकार को ही माना जाता है, लिहाजा मुजफ्फरनगर के लोगों को भी सांप्रदायिक संकट में सरकार से ही उम्मीद है। रविवार को शहर के अंदर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे तो सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपी अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री RPN सिंह के साथ यूपी कैबिनेट के मंत्री अहमद हसन भी पहुंचे मुजफ्फरनगर और पीड़ितों की पीड़ा समझने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर में हुई सांप्रदायिक हिंसा पे मलहम लगाने के लिए रविवार के दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ से आए थे तो सोमवार को दिल्ली से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे।
साथ में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आरपीएन सिंह और अहमद हसन भी मौजूद थे। सुबह 10:30 बजे दिल्ली से सभी नेता शाहपुर हेलीपैड पहुंचे। हेलीपैड पहुंचने के बाद 2 राहत कैंपों का दौरा किया और पीड़ितों की पीड़ा भी समझने की कोशिश की। तकरीबन 2 घंटे रुकने के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने स्थानीय प्रशासन के साथ साथ खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से भी शहर के सूरत-ए-हाल पर बात की और अहमद हसन ने भी ये दिखाने की कोशिश की कि लखनऊ और दिल्ली की सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं और समाजवादी पार्टी की सरकार को केंद्र सरकार का पूरा समर्थन हासिल है। मुजफ्फरनगर के हालात देखकर राम की याद आती है। जब कहीं कोई खून बहता है तो जबान से निकलते हैं 2 लफ्ज, हे राम, और उसके बाद ये उम्मीद भी जगती है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दो भगवान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। सुबह जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू की गई, ठीक उसी समय समूचे विपक्ष ने मुजफ्फरनगर की घटना को मुद्दा बनाकर हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी, बीएसपी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया। हालांकि हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इस दौरान विपक्ष ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके इस्तीफे की मांग भी की है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा और विधान परिषद में बीएसपी के विधायक हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कुर्सियों पर चढ़ गए, सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। तो वहीं बीजेपी के सदस्य विधानसभा और विधान परिषद में वेल में धरने पर बैठ गए। बीएसपी ने सपा से बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाया है। बीजेपी सरकार पर खुद ही दंगा कराने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि यूपी में अब तक 107 दंगे हो चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने भी कहा है कि सपा सरकार दंगा रोकने में नाकाम साबित हुई है। साथ ही ये भी कहा कि जानबूझकर माहौल खराब किया गया है। हंगामा देख पहले तो दोनों सदनों को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया, लेकिन बाद में जब मुजफ्फरनगर दंगे पर चर्चा स्वीकार करने के बाद भी विपक्षी दल चर्चा पर तैयार नहीं हुए तो सदन की कार्रवाई 18 सितंबर तक स्थगित कर दी गई। अब 18 सितंबर को सुबह 11 बजे दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस दौरान बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठा। वहीं सरकार ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया है। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक राजनीति से प्रेरित है। साथ ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मुजफ्फरनगर दौरे को आजम खान ने चुनाव से प्रेरित बताया है। आजम खान ने ये भी कहा है कि वहाँ पर सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी और दंगाइयों से एनएस से नहीं हटाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजफ्फरनगर में उपद्रव और प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विधानसभा के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार की बर्खास्तगी की मांग भी की। कांग्रेसी नेता रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि प्रदेश में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और हिंसा को लेकर सपा सरकार पूरी तरह लापरवाह है। प्रदेश में बेकाबू हालात के बाद सपा सरकार की बर्खास्तगी को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था और बसपा के सदस्यों ने सदन में पोस्टर लहराए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। उत्तराखंड में 18 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए विपक्षी बीजेपी ने सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। विपक्षी बीजेपी सरकार को आपदा समेत तमाम अन्य मुद्दों को लेकर कटघरे में खड़ा करेगी। नेता विपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि सरकार सवालों से बचना चाह रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार हर बात पर बहस करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी सत्र की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 18 सितंबर को सत्र की शुरुआत होनी है, जिसके लिए सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी बिसात बिछा दी है। विपक्षी बीजेपी ने सरकार को कटघरे में खड़े करने की पूरी रणनीति बनाई है, जिसके तहत आपदा समेत तमाम अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। नेता विपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि सरकार आपदा के मोर्चे पर पूरी तरह से फेल रही है। इसके अलावा कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे प्रमुख रहेंगे। नेता विपक्ष भट्ट का आरोप है कि सरकार बहस से बचने के लिए सत्र सीमित कर रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार की ऐसा कोई मंशा नहीं है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि पिछला सत्र काफी लंबी अवधि का था। बावजूद इसके विपक्षी बीजेपी ने सदन नहीं चलने दिया और सदन की कार्रवाई एक दिन भी नहीं चल पाई थी। कुल मिलाकर सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है, लेकिन विपक्ष के मूड को देखकर साफ है कि सत्र काफी हंगामेदार होगा। अब यह देखना है कि इस बार सदन की कार्रवाई कितनी और कैसे चल पाती है। उत्तराखंड में आई आपदा को 3 महीने पूरे हो गए हैं, यानी 90 दिन की आपदा के दुख प्रदेशवासियों ने झेल लिया है।
लेकिन इन 3 महीनों में जिस तेजी से काम सरकार, शासन व प्रशासन ने करना था वो नहीं किया। हालात ये है कि पूरे आपदा प्रभावित इलाकों में लोग मुआवजे और राहत के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। 16 और 17 जून को उत्तराखंड में आई जल प्रलय ने देश भर में हाहाकार मचा दिया। किसी ने महाप्रलय कहा, किसी ने हिमालय सुनामी। कई दिनों तक देश भर की नजरें उत्तराखंड पर टिकी रही। वक्त बीता, जल प्रलय की चर्चाएं बेहद कम हो गई, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ उत्तराखंड के जख्म नहीं भरे। जी हाँ, केदार घाटी, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में आपदा पीड़ितों के हाल अभी भी बेहाल हैं। कहीं अब तक सड़क नहीं बनी तो कहीं भूस्खलन से डरे लोग घर छोड़कर टेंटों में रहने को विवश हैं। कई जगहों पर लोग मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। साफ है, सरकार ने केदारनाथ की पूजा शुरू कर हालात सामान्य होने का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन राहत और पुनर्वास पर ध्यान नहीं दिया। समाचार प्लस ने केदार घाटी में आपदा का जायजा लिया तो सच्चाई सामने आ गई। श्रीनगर के भक्तियाना में 16-17 जून को लोगों के घरों में जो पानी घुसा और रेत घुसी, उसने लोगों को मेहनत से बने घर तो छीने ही, साथ ही सपनों को भी छीन लिया। घरों से बड़े बड़े रेत के टीले हैं जिनको प्रशासन हटा ही नहीं रहा है। ऐसे में भक्तियाना के प्रभावित रोज इन खट्टर बने घरों को ताकते हैं और फिर चले जाते हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि समेत दर्जन भर इलाकों में लोगों के मलबे में तब्दील हुए घर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें विजयनगर, गबली गांव, चंद्रापुरी, बेरी, कुंड और सेमी गौरी गांव समेत कई गांवों के हालात बेहद दयनीय हैं। लेकिन ना तो मलबा ही हटाया जा रहा है और न ही लोगों को मुआवजा ही मिल रहा है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि सरकार ने जो किराए के मकान में रहने के लिए 3000 रूपए देने की घोषणा की थी, तो भी कई परिवारों को वो 3000 भी नसीब नहीं हुए हैं। वही केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग से आगे सड़क ही नहीं है। वही गुप्तकाशी से अगस्त्यमुनि तक सड़कों की स्थिति बेहद दयनीय है, जिसमें गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक है। वहीं कई इलाकों में तो पैदल मार्गों के लिए भी सड़कों का निर्माण नहीं हो सका है। आगरा में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज अधिवक्ता लामबंद हो गए। अधिवक्ताओं ने आज काला दिवस मनाया। अधिवक्ता आज न्यायालय से लेकर आगरा के शहीद स्मारक तक हाथों में काले झंडे लेकर पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी भी की। आगरा में हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग को लेकर आगरा के वकील लामबंद हो गए। वकीलों ने आज काला दिवस मनाकर दीवानी चौराहे से लेकर शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। वकीलों के हाथों में काले झंडे भी थे। वकीलों के इस प्रदर्शन में महिला अधिवक्ता भी पीछे नहीं रही। वकीलों का गुस्सा प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ है। वकीलों का कहना है कि सपा की राष्ट्र कार्यकारिणी बैठक के दौरान वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने पहुंचा था, लेकिन वकीलों को कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से वकील नाराज हैं। वकील जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने की बात भी काफी समय से करते आ रहे हैं। वकील चाहते हैं कि आगरा में हाई कोर्ट खंडपीठ स्थापित हो। अधिवक्ताओं का यह गुस्सा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ था, क्योंकि आगरा में हुई राष्ट्र कार्यकारिणी के दौरान एक अधिवक्ताओं का ग्रुप आगरा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला था और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनको कोई भी आश्वासन नहीं दिया। समाचार प्लस की खबर का हुआ है बड़ा असर। मायाराज के पूर्व मंत्री बादशाह सिंह को जेल में रहते हुए भी मस्ती कराने वाले 3 जेल के पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। बादशाह सिंह की ग्रैंड मस्ती की खुली पोल। जी हां, और ये पोल खोली है समाचार प्लस ने। बादशाह सिंह पिछले 1 साल से जेल में बंद थे। उसके बावजूद बीमारी का बहाना कर अस्पताल तो आते थे, लेकिन शहर में मस्ती करने। जहां समाचार प्लस के कैमरे में कैद होने के बाद इस पूरे मामले पर अचानक शासन और प्रशासन के कान खड़े हो गए और आज तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए एडीजी जेल ने 3 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया है, जो उस वक्त बादशाह सिंह के साथ थे और उनकी मस्ती में उनका साथ दे रहे थे। इस पूरे मामले में जेल मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले 1 साल से जेल में ही बंद है बादशाह सिंह। उसके बावजूद बीमारी का बहाना कर शहर में अक्सर घूमते नजर आते थे। जहां समाचार प्लस की खबर के बाद एडीजी जेल ने जहां कार्रवाई करते हुए 3 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया है, वहीं जेल मंत्री राजेंद्र चौधरी ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने मुजफ्फरनगर में हुए दंगे में राजनीतिक षड्यंत्र और प्रशासनिक भूमिका की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि दंगा सोची समझी साजिश के तहत कराया गया है। राष्ट्रीय लोकदल ने मुजफ्फरनगर में हुए दंगे में राजनीतिक षड्यंत्र और प्रशासनिक भूमिका की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। साथ ही इस दंगे को साजिश करार दिया है।
राष्ट्रीय लोकदल ने सदन के बाहर और भीतर सपा सरकार पर लगातार जमकर हमला कर रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए दो टूक में कहा कि समाजवादी पार्टी सूबे में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। अल्पसंख्यकों को डराकर उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। अगर राज्य सरकार गंभीर होती तो किसी भी कीमत पर दंगे नहीं होते। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने